हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक नई प्रवृत्तियां तथा मुद्दे, अर्थात कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज़, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां और नए मुद्दे उत्पन्न हुए। हमने कल बात की थी शीत युद्ध के अंत की, कि 1945 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था, जो कि 1991 में रूस में साम्यवाद के अवसान के पश्चात समाप्त हो गया और इसके साथ ही एक नई विश्व व्यवस्था कायम हुई, जिसे हम एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि जब सैनिक गुटबंदियां ही समाप्त हो गई हैं, जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी रेलेवेंसी है। इसी प्रकार से यूएनओ का बढ़ता परिवार, क्योंकि इस समय में द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी के जो देश थे वो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र थे और इस वजह से एक नया यूएनओ का बड़ा परिवार बढ़ता गया। इसी प्रकार से जो शीत युद्ध के दौरान सैनिक गुटबंदियां उत्पन्न हुई थी, जो बनी थी, जिसमें हम कह सकते हैं नाटो, वार्सा सीटो, वार्सा पैक्ट, ये जो सैनिक गुटबंदियां थी, इनका महत्व समाप्त होने लगा, क्योंकि जब ऐसा कोई तनाव ही विश्व में नहीं है या नहीं के बराबर है या कम है, तो इन सैनिक गुटबंदियों का कोई महत्व नहीं था। इसी प्रकार से नाटो का पूर्व की ओर फैलाव हुआ, जिसके अंतर्गत नाटो ने यहाँ तक कि रूस भी नाटो में सम्मिलित होने का इच्छुक था। फिर बात करते हैं हम बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की, जिसमें साम्यवाद के अवसान के बाद बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था और ज़्यादा उसका महत्व बढ़ने लगा। अब बात करते हैं कि क्या है बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता के नोट रूपी वोट के आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है। इसमें सारी शक्तियाँ अपने आप ही काम करती है, लेकिन अगर हम साम्यवादी शासन व्यवस्था की बातें करें तो उसमें मांग और पूर्ति पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसी प्रकार से यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण, आज हम जानते हैं कि जो यूरोप है उसका पूरा एकीकरण करने के प्रयास किए गए थे। इसके बाद हमने बात की नव उपनिवेशवाद की, जिसके अंतर्गत राजनीतिक उपनिवेशवाद से आर्थिक उपनिवेशवाद का खतरा या कन्वर्ट उसमें हुआ है। और हम कह सकते हैं, कल हमने बात करी थी WTO की, तो गेट समझौता नव उपनिवेशवाद का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यह विकासशील देशों पर ऐसी नीतियां थोपने लगा है कि वो अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होते जा रहे हैं। अर्थात जो टर्म्स एंड कंडीशंस अमीर देश गरीब देशों पे लगा रहे हैं, तो उनको वो ना चाहते हुए भी उन्हें उससे मानना पड़ रहा है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यूरोप में विघटन की प्रवृत्ति की। कैसा विघटन? क्योंकि हमने देखा कि जो भूतपूर्व सोवियत संघ था और पूर्वी यूरोप के जो देश में साम्यवाद की समाप्ति हुई और उदारीकरण एवं लोकतांत्रिकरण की जो प्रवृत्ति थी उसको बढ़ावा मिला। सोवियत संघ टूटकर स्वतंत्र राज्यों में या राष्ट्रों में विभाजित हो गया। दूसरा ऐसा देश यूगोस्लाविया, जो पहले एक मजबूत राष्ट्र था और विश्वव्यापी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, लेकिन वह क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया और यूगोस्लाविया जैसे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। खंडित यूगोस्लाविया का नाम बनाए रखने की भूल सर्बिया ने की थी। मॉन्टेनेग्रो के साथ मिलकर वो अपने आप को यूगोस्लावी संघ कहलाता था। अमेरिका को स्वीकार नहीं था, अतः कोसोवो की सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के अंतर्गत
अमेरिकी नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की। 4 फरवरी 2003 से लागू नए संविधान के अंतर्गत यूगोस्लाविया का नया नाम सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो कर दिया गया। नए संविधान के अंतर्गत सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो को एक संघ के रूप में बंधे रहने की बाध्यता 3 वर्षों के लिए रखी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष के पश्चात अर्थात 2006 को मॉन्टेनेग्रो ने स्वयं को स्वतंत्र और संप्रभु रिपब्लिक ऑफ मॉन्टेनेग्रो घोषित कर दिया। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सर्बियाई प्रांत कोसोवा भी स्वतंत्र बनने के लिए छटपटाने लगा और 2008 को कोसोवा ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे अब तक 75 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार से नए संगठनों का आविर्भाव हुआ। जैसे पहले जो सीटो वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों के जो थे उनका महत्व घटने लगा और वो लगभग समाप्त हो गए। तो नए संगठनों का या नए समूहों का या आर्थिक संगठन भी कह सकते हैं इनका निर्माण, जिसमें सार्क है, अब आसियान है, ग्रुप 8, ग्रुप 15, ग्रुप 24, एपेक है, नाफ्टा है, बिस्टेक है, हिमतक्षीज है, शंघाई 5 है, इसी प्रकार से G20 है, ब्रिक्स है। ये हम कह सकते हैं कि नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो आदि सैन्य संगठन जो शीत युद्ध के उपज थे अब अप्रासंगिक हो गए और उनका स्थान नाफ्टा, साफ्टा जैसे आर्थिक स्वरूप के संगठनों ने ले लिया। इस समय WTO के अंतर्गत विश्व व्यापार वार्ता के अवरुद्ध होने के कारण विदेश व्यापार के द्विपक्षीय एवं मुक्त व्यापार समझौते एकाएक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अरब देशों में जन क्रांतियाँ बनाम तानाशाही। मिस्र की जनता ने मात्र 18 दिनों के भीतर वर्षों की तानाशाही की सरकार का अंत कर नया इतिहास रचा। ट्यूनीशिया की जन क्रांति से प्रेरित होकर मिस्र की इस क्रांति ने सिर्फ 30 वर्षों से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति मोहम्मद हुस्नी सईद मुबारक को हटाई नहीं, वरन पूरे विश्व में तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जनता को एक नया रास्ता भी दिखाया। इसी प्रकार हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर तालिबान जो शासन व्यवस्था थी वो पुनः काबुल पर काबिज हो गई है और 20 वर्षों से जो सोया हुआ था तालिबान वो एकाएक जगा और उसने पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बात करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका और रूस के बीच जो अफ़गानिस्तान की जनता ने जो भुगता है वो यही समाप्त नहीं हुआ, वरन वो तालिबान जो कि एक कट्टर मानसिकता का प्रतीक है उसने वहाँ पर शासन काबिज कर लिया, जिसके नए अपने सिद्धांत हैं, अपने हुक्म हैं, अपनी प्रथाएं हैं, अपने रीति रिवाज है। जैसे महिलाएं कार्य नहीं करेंगी, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, एक निश्चित वेशभूषा में ही रहेंगे। तो इस प्रकार से जो तालिबान है, जो कट्टरपंथी है, वो किसी भी हालत में अफ़गानिस्तान को प्रजातांत्रिक देश नहीं बनने देंगे। इसी प्रकार से हम लास्ट में कह सकते हैं कि बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ते कदम, अर्थात कुछ वर्षों से ऐसे संकेत मिले थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे ही मार्ग पर चल पड़ी है और 21वीं सदी का जो दूसरा दशक है विश्व राजनीति की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। क्या है वो कि अमेरिका के वर्चस्ववाद के विरुद्ध स्वर तेज और मुखर होने लगे हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका ने लगभग 61 लाख करोड़ रुपए अफ़गानिस्तान में खर्च किए, उसके बाद भी वह तालिबान का सफाया नहीं कर सका। 3-3.5 लाख के जो अफ़गान सैनिक थे उन्हों को मात्र 70,000 तालिबान सैनिकों ने हरा दिया। तो जो अमेरिका था वह उसके विरुद्ध ये स्वर और मुखर होने लगे कि एक ध्रुवीय विश्व अवधारणा को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा जोर पकड़ने लगी। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का कार्य उसके पुराने प्रतिद्वंदी रूस के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। पुनर्जीवित शक्तिशाली रूस
बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था के अभियान में सक्रिय है। इसी प्रकार से रूस की पहलपसंद 2002 में न्यूयॉर्क में रूस, चीन और भारत इनों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई और उन्होंने एक ट्रिंगल या त्रिकोण बनाकर एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह विश्व व्यवस्था के अनुक्रम में बड़ा बदलाव आ रहा है। एक ध्रुवीयता को दरकिनार कर राष्ट्रों के बजाय सभ्यताओं के राजनीतिक एकीकरण का इशारा किया जा रहा है। यह विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका के लंबे एकाधिकार को चुनौती देता है और उसके स्थान पर चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे राष्ट्रों की महाशक्ति की दावेदारी प्रस्तुत करता है। तो हम कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक विश्व व्यवस्था के अनुक्रम में बदलाव का संकेत देता है और विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका के लंबे एकाधिकार को चुनौती देते हुए भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील जैसे तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को महाशक्ति की दावेदारी प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।